Welcome students to the third unit of chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस जो 1830 से 1848 के बीच में जितने भी रिवॉल्यूशन और स्टार्ट हुए उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1830 में जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ, जिसको हम जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे चार्ल्स टेन जो एक बर्बन मोनार्की थी या बर्बन साम्राज्य का एक पर्सन था जो फ्रांस में रहता था, उसने ट्राई करा था कि वहाँ पे बर्बन साम्राज्य स्थापित हो जाए, पूरी तरीके से वहाँ पे स्थापित हो जाए। बट वो वहाँ पे फेल हो गया और जो है फेल की वजह से उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ पे एक पर्सन था लुइस फिलिप जो सिटीजन किंग कहलाता था। वो इसलिए सिटीजन किंग कहलाता था क्योंकि वहाँ पे वो जो भी कॉमन पीपल थे या जो अदर पीपल थे उनका मान सम्मान बहुत करता था, उनकी बातों को सुनता था, समझता था और वहाँ के लोग उसको पसंद करते थे। तो लुइस फिलिप को जो है वहाँ की राजगद्दी पर बैठा दिया गया और जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा तो वहाँ पे साम्राज्य के साथ साथ संविधान की भी स्थापना हो गई। बेसिकली उसके थ्रू बहुत सी लिबरल पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करा गया। फिर हम बात करते हैं 1848 की। नेशनल असेंबली ने कुछ चीज़ें चेंजेस करी और वहाँ के जो मेल थे उनको ये एक राइट दिया कि वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी एडल्ट मेल होंगे वो अब जो है वर्किंग भी कर सकते हैं या उनको जो है वर्किंग के लिए सुविधा वहाँ के जो नेशनल असेंबली है वो प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ एक और फिल्ट्रेशन हुआ कि जो भी एडल्ट मेल जिनकी एज 21 है या 21 एज से ज़्यादा के हैं उनको जो है राइट टू वोट की परमिशन मिल गई। जब हम बात कर रहे थे 1792 में, फर्स्ट यूनिट में जब 1792 की बात होती है तो वहाँ पे जो है जो लुइस 16 के टाइम पे पॉलिसीज थी वोटिंग की वो ये थी कि वो एडल्ट मेल जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही सिर्फ जो है वहाँ पे वोटिंग कर सकता है। बट जैसे जैसे नए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई थी तो वहाँ पे जो नेशनल कन्वेंशन था उसने इस चीज़ को जो है मॉडिफाई कर दिया था और ये डिसाइड करा था कि हर एक एडल्ट मेल चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है वो एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए। आगे 1848 में और मॉडिफिकेशन हुआ और नेशनल असेंबली ने डिसाइड करा कि जितने भी एडल्ट मेल जिनकी एज 21 है या फिर जो 21 एज से ज़्यादा के हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं फॉर दी वोटिंग्स। आगे जब हम बात करते हैं बेल्जियन रिवॉल्यूशन की तो बेसिकली ये 1830 में स्टार्ट हुआ। तो बेल्जियम ने जो है डच रूल के खिलाफ जो है अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था और धीरे धीरे जब उन्होंने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा तो उनको वहाँ पे इंडिपेंडेंस भी मिली। और बेसिकली बेल्जियन रिवॉल्यूशन जो था वो मेजर रिवॉल्यूशन कंसिडर होता है क्योंकि उसने और भी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप को इंस्पायर करा था कि वो भी जो है रिवॉल्यूशन करके अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। एक रिवॉल्यूशन 1821 में भी स्टार्ट हुआ था जो ग्रीस ने स्टार्ट करा था इंडिपेंडेंस के लिए। और वहाँ पे एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन जिसने जो है खुद से फंड रेज करे थे कि वो जंग को लड़ सके। ऑल्दो उनकी डेथ हो गई थी फीवर की वजह से 1824 में, बट रिवॉल्यूशन चलता रहा और 1832 में ग्रीस को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये साइन हो गई और देन उसके बाद जो है 1832 से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जाना जाने लगा। आगे बात करते हैं 1848 की। तो ये ईयर मेजर ईयर है जब जो है बहुत सारे कंट्रीज ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था। फ्रांस ने, यूरोप ने, यूरोप के जितने भी अदर एरियाज हो गए, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, इन सब ने जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा। और बेसिकली इनका जो मेन मोटो था या इन लोगों की जो मेन डिमांड थी वो यही थी कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए और जो भी पुरानी परंपराएं, पुराने रूल्स रेगुलेशन डिविजन्स चलते आ रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। तो फ्रांस में बेसिकली वर्कर्स ने और मिडिल क्लास के लोगों ने जो है वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था, जिसको सेकेंड उन्होंने एक एस्टेब्लिश करा था, एक सेकेंड रिपब्लिक। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं
जो भी मिडिल क्लास पर्सन है उनको जो है वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी चाहिए, वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि जो है वो इजीली अच्छे से वर्किंग कर सकें। और इसी अपराइजिंग को हम या इसी चीज़ को हम जून डेज अपराइजिंग भी बोलते हैं, जहाँ वर्कर्स ने और मिडिल क्लास लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था। इटली में रिवॉल्यूशनरीज ने जो है जितने भी इटालियन स्टेट्स थे उनको यूनिटी या यूनिफाई करने का रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा। बेसिकली उन्होंने इटली को अंडर वन अम्ब्रेला या फिर एक पूरी कंट्री घोषित करने के लिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा। जितने भी छोटे मोटे स्टेट्स थे, इटालियन स्टेट्स थे, उनको एक सिंगल नेशन के अंदर कन्वर्ट करा। यही सेम चीज़ जर्मनी में भी हुई। जर्मनी में भी रिवॉल्यूशनरीज ने जो है यूनिफाइड जर्मनी करा। उन्होंने भी जो जो भी छोटे मोटे स्टेट्स थे उनको जो है कैप्चर करके उनको एक यूनिफाइड जर्मनी में बदल दिया। हंगरी और ऑस्ट्रेलियन एम्पायर ने भी ये सब चीज़ें देखी कि जो है बहुत से जो कंट्रीज़ हैं, इटली है, जर्मनी है, वो अपने आप को यूनिफाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है सेम चीज़ करी और धीरे धीरे ऐसे उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गई। तो 1848 एक मेजर ईयर रहा जब जो है बहुत से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए यूरोप के अदर पार्ट्स में, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी में। और इसी को चलते हुए 1848 कंसिडर होती है मेजर ईयर फॉर द रिवॉल्यूशंस। तो ये था यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएंगे। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए आपको बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये ईयर वाइज पॉइंट्स हैं और विथ रेलिवेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के साथ इसमें आपको ऑन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएंगे। यूनिट 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।